तो दोस्तों कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी। उसमें एक डायलॉग था कि कस्टमर के तो नाम में ही लिखा है मर। बहुत बुरा लगा। लेकिन एक बिजनेस की मूवी के अराउंड ये देखा जाए तो शायद सच भी लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक बिजनेस में कस्टमर को मरना ही पड़े, कस्टमर का ही नुकसान हो। लेकिन जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की, इसमें दो लोग होते हैं, या होता है ट्रेडर या होता है इन्वेस्टर। लेकिन ज़्यादातर जो छोटा निवेशक होता है, स्मॉल ट्रेडर या इन्वेस्टर, उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ता है। और जहाँ तक बात आती है टैक्सेशन की, तो उस केसेस में कुछ ऐसे टैक्स के लॉज हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमेशा छोटा निवेशक ही फंसता है। इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है, किस तरीके से छोटे निवेशक को ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है हर बार। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितनी खुशी कंपनी के मार्केट में लिस्ट होने पे होती है, उससे कितने गुना ज़्यादा दुख कंपनी जब मार्केट से डीलिस्ट होती है तब होता है। और ये डीलिस्टिंग का दुख सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी के ओनर्स या प्रमोटर्स को नहीं, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी होता है। और शेयर होल्डर्स में वो लोग जिनकी 2 लाख रुपए से कम की ओवरऑल होल्डिंग होती है, उनका दुख तो आंसू बन के निकलता है। पैसे का नुकसान होता है, मेहनत का नुकसान होता है, और टाइम का नुकसान तो होता ही है। 11 जून 2021 को DHFL दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस की स्टॉक्स एक तरीके से लास्ट दिन था उनका, जब वो मार्केट में लिस्ट हुए थे। ट्रेड हो रहा था BSE और NSE पे। 16 रुपये 70 पैसे पे वो एक पर्टिकुलर टाइम पे था। उस दिन भी 10% का लोअर सर्किट हिट हुआ था। और उसके बाद से कंपनी के उन शेयर्स की वैल्यू, उन स्टॉक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब इस ज़ीरो की सर्टेन लेवल पे ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे लॉज हैं जिसकी वजह से छोटा और बड़ा निवेशक एक तरीके से बहुत डिफरेंट तरीके से फील करता है। जिन लोगों की 2 लाख से ज़्यादा की होल्डिंग है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या वो कोई बड़ा रिटेल इन्वेस्टर है, उसके लिए 2 लाख का राइट ऑफ है। लेकिन जिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने 2 लाख रुपए एक शेयर में लगा रखे हैं, ऐसे बहुत लिमिटेड कंपनी और अदर इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल लेवल पे, उन सबको राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस रन नहीं कर रहे, वो खुद के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उस केस में उसको कंप्लीटली नुकसान होता है उस चीज़ का, और एक तरीके से 2 लाख की होल्डिंग से हाथ धोना पड़ता है। उन शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जिस दिन DHFL के स्टॉक्स डीलिस्ट हुए, ऐसे 3.8 मतलब करीब 4 लाख इन्वेस्टर्स थे जिनके शेयर्स उस दिन भी DHFL में थे। मतलब उन्होंने बेचा नहीं या बेच नहीं पाए, क्योंकि शायद लोअर सर्किट हिट हो गया था, बाइंग एंड सेलिंग वैसे ही बंद हो गई। तो एक तरीके से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था शेयर्स को रखने के अलावा। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के केस में 3.3 लाख ऐसे इन्वेस्टर्स थे। वहाँ पे भी करीब 3.5 लाख इन्वेस्टर ऐसे थे जिनके हाथ में शेयर्स पड़े थे, लेकिन उन शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी, ज़ीरो थी, शून्य थी, कुछ भी नहीं था। आज की तारीख में भी BSE में 227 ऐसी कंपनी चल रही हैं जो CIRP प्रोसेस के थ्रू गुजर रही हैं। मतलब कि उनका डीलिस्टिंग होना बस टाइम की एक तरीके से कवायद है। टाइम आएगा, उनको भी डीलिस्ट होना है। ऐसे ही NSE के ऊपर भी 145 कंपनीज लिस्टेड हैं। ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो 1 लाख छोटे निवेशक इन पर्टिकुलर कंपनीज में आज भी एक तरीके से इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है, इन्वेस्टेड है। और अगर हम पिछले कुछ सालों में जितनी भी कंपनीज डीलिस्ट हुई हैं उनकी भी बात करें तो 17,80,000 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास आज भी उन पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स पड़े हैं जो कि कंपनीज बंद हो चुकी हैं, डीलिस्ट हो चुकी हैं। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन सी कंपनीज किस साल पे डीलिस्ट हुई और कितने इन्वेस्टर्स उसमें फंसे रह गए। आई होप कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन का कभी भी सामना ना करना पड़े। जब लगे कि डीलिस्ट होने वाली है पर्टिकुलर कंपनी, न्यूज़ में आ जाता है, कोशिश करें कि उसको होल्ड ऑन करके ना रखें। ये समझ के ना चलें कि आज बढ़ेगा स्टॉक, आज बढ़ेगा फिर बेच दूंगा, लेकिन अपना नुकसान करवा बैठेंगे। ऑनेस्टली बात अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप ऐसी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, ऑब्वियसली वो वर्थलेस हो जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। लेकिन इंडियन टैक्स लॉज में ऐसे सिस्टम है जिसमें आपको इन पे टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तो उस केस में आप इन्वेंट्री की तरह इन शेयर होल्डिंग्स को दिखा के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो उस केस में इन्वेंट्री नहीं,
ये आपके लिए कैपिटल एसेट बन जाती है। अब कैपिटल एसेट में अगर आपने, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कैपिटल एसेट रहता तो उस केस में आप कैपिटल लॉस दिखा के, जब अगर इन शेयर्स को बेचते आप तो कैपिटल लॉस दिखा के निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपने इसमें बेचा नहीं है तो उस केस में आप कैपिटल लॉस भी बुक नहीं कर पाएंगे। अब उन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में इनको स्टॉक मार्केट के बाहर ऑफ मार्केट डील्स के थ्रू बेचा जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन शेयर्स को ट्रांसफ़र करके फैमिली और फ्रेंड्स में नॉमिनल अकाउंट्स में दे दिया जाता है। ऑनेस्टली इसमें आप अपना टैक्स बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं, आपको इसमें भी या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कैपिटल लॉस बुक कर पाते तो आपके पास एक तरीके से ऑप्शन था कि कल को जब आप गेन्स, ओवरऑल गेन्स दिखाते हैं, कितने पैसा आपने एक्चुअल में कमाया, उसमें ये लॉस डाल देते तो आपको एक तरीके से इनकम टैक्स कम देना पड़ता। लेकिन सिंस आप कैपिटल लॉस यहाँ पे नहीं दिखा सकते तो उस केस में जो आपने गेन कमाया है उस सारी वैल्यू पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल लॉस से आप उसको न्यूट्रलाइज या नलीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ 1000 रुपये प्रॉफिट कमाया और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बेच देते अगर आप, और कैपिटल लॉस बुक कर लेते और कैपिटल लॉस 500 रुपये का होता तो 1000 माइनस 500 तो 500 रुपये आपका टैक्सेबल इनकम बन जाता। लेकिन सिंस आप कैपिटल लॉस बुक नहीं कर पा रहे तो ये 500 बाहर रहेगा, आपको 1000 रुपये पे ही अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और ये वैल्यू 1000 रुपये एग्जाम्पल के लिए है, कुछ लाख रुपये भी हो सकती है। जितने बड़े ट्रेडर हैं आप, उतना बड़ा आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इस पर सेबी क्या कर रहा है? ऑनेस्टली सेबी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा है, लेकिन सेबी ऑनेस्टली इसके अलावा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा है। वो नोटिफिकेशन ज़रूर जारी कर रहा है कि ये फलां कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, अपने शेयर्स निकाल लीजिए, कैपिटल लॉस बुक कर लीजिए सही टाइम पे जब तक कि आप कर सकते हैं। और कोशिश यही रहती है कि एक तरीके से कंपनीज जो लिस्टेड है मार्केट में वो अपनी प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो करें और उनको बंद करने की नौबत ही ना आए। लेकिन इसके अलावा कंपनी सेबी रादर अनाउंसमेंट्स के अलावा ऑनेस्टली कुछ खास नहीं कर रही है। और जो टैक्स में एनॉमली है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से ये दोनों एंटिटीज़ इस पर्टिकुलर एनॉमली को लेके एक तरफ नुकसान कर रही हैं जहाँ पे शेयर्स को बेचा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ उस पर जो कैपिटल लॉस बुक करके आप अपना ओवरऑल टैक्स कम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए फ्लॉ है। दोस्तों, आई होप कि आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ा हो कभी, और ना ही आप करें आने वाले समय में भी। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि आपकी होल्डिंग उन कंपनीज में है जो कि डीलिस्ट होने वाली हैं, सही टाइम पे निकल जाइए, थोड़ा बहुत कैपिटल लॉस बुक कीजिए, उस कैपिटल लॉस को यूज़ कीजिए ताकि आप ओवरऑल इनकम टैक्स भी अगर आपको देना पड़ेगा तो वो भी कम होगा। समझ में आया होपफुली आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट। इन केस अभी भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल ट्राई टू आंसर देम फॉर यू। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और डिजिटल ब्लॉगर की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। तो दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी। अच्छा, उसमें एक डायलॉग था, अच्छा, कस्टमर के नाम में है मर। क्या बताता? कस्टमर के तो नाम, व्हाई एम आई स्टक? तो रहने दो फिर। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। ऑनेस्टली बात अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब इस पे सेबी क्या कर रहा है? ऑनेस्टली सेबी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा है, लेकिन सेबी ऑनेस्टली इसके अलावा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है।